नमस्कार, मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ईश्वर की लाठी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आएगी। 12 साल की उमंग YouTube पर केक बनाने की रेसिपी ढूंढ रही थी कि अचानक फ़ोन की स्क्रीन पर अपनी दादी की केक बनाने की वीडियोस देखकर चौंक जाती है और अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए कहती है, मम्मी मम्मी, ये देखो दादी की वीडियो YouTube पर क्या धमाल कर रही है। कितने सारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स हैं दादी के। सोनिया जल्दी से किचन से आती है और उमंग से फ़ोन लेकर वीडियो देखने लगती है। सोनिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतने सारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स को देख मन में सोचने लगती है कि जिनको परजीवी कहकर घर से निकलने को मजबूर कर दिया था, आज वो लाखों कमा रही हैं। और जल्दी से अपने पति मयंक को अपनी सास का वीडियो दिखाने के लिए कमरे में जाती है। देखो मयंक, माँ जी तो लाखों कमा रही है। हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं हैं, तो क्यों ना माँ को यहाँ लेकर आ जाएं। अपने बेटे के पास रहेंगी तो उनका भी मन लगा रहेगा और हमारी भी मदद हो जाएगी। ये सब देख के मयंक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हैरान था कि जिस माँ को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, आज वो अपने दम पर लाखों कमा रही हैं। मयंक मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ अपनी माँ से मिलने गांव दौड़ा चला आया। पहुंचकर देखा तो वहाँ बहुत लोगों की भीड़ लगी थी। अंदर देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं कि जिस माँ के चेहरे पर उन्हें लाचारी और बेबसी झलकती थी, उस माँ का चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। मालती जी बेटे बहू को देखकर हैरान रह जाती हैं। भीड़ कम होने पर दोनों उनके पांव पर जाकर गिर जाते हैं और तभी मयंक बोलता है, माँ हमें माफ़ कर दीजिए। आपको यहाँ अकेले अकेले न जाने किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा। चलिए हमारे साथ चलिए, सब साथ रहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आपके आने के बाद सोनिया की नौकरी भी छूट गई और मेरी कंपनी को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब हमें आपका ही सहारा है माँ। बेटे के मुंह से ये सब बातें सुन मालती जी कहती है, बेटा ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती और जब पड़ती है तो इंसान की अक्ल ठिकाने आ जाती है। बेटा माँ तो अपने बच्चों को 9 महीने अपनी कोख में रखती है, अपनी छाती का दूध पिलाकर उसे सीने से लगाकर पालती है, लेकिन कभी अपने बच्चे को परजीवी नहीं कहती। लेकिन तुम दोनों ने तो एक माँ को परजीवी की श्रेणी में डाल दिया। 2 रोटी तुम्हारे घर की खाने पर मुझे बोझ समझ लिया था। इस सब के लिए मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं कर सकती। तुमने एक माँ के प्यार को दुत्कारा है। मुझे अकेला छोड़ने से पहले तुम दोनों ने एक बार भी नहीं सोचा, और आज जब मैं पैसे कमा रही हूँ तब तुम्हें माँ की याद आ गई। तभी सोनिया बनावटी आंसू लिए बोली, माँ जी अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता। अब सब कुछ भूलकर आप हमारे साथ चलिए। आप नहीं जानती हम लोगों की हालत बहुत खराब है। आप साथ आएंगी तो कुछ सहारा हो जाएगा। बहू, अगर मैं इस उम्र में इतना कुछ हासिल कर सकती हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं। मैंने अपने सारे पैसे केवल और केवल वृद्धा आश्रम में देने का निर्णय लिया है। मुझ जैसे बेसहारा लोगों की मदद करने का निर्णय लिया है। तुम दोनों जा सकते हो। मैं अपने पैसों में से तुम लोगों को फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी और ना ही तुम दोनों के साथ चलूंगी। तुम दोनों जा सकते हो कहकर मालती जी अपने कमरे में चली जाती हैं। दोनों मालती जी को जाते हुए देख रहे थे और अपना मुंह लटकाकर वापस आ जाते हैं। मालती जी की आंखों के कोर गीले हो जाते हैं। बेटे बहू को यूं जाते देख उन्हें दुख तो हो रहा था, लेकिन वो फिर से उनके साथ रहकर अपने आत्मसम्मान को चोट नहीं देना चाहती थी। मालती जी अपने कमरे में आती हैं और अपने
पति की तस्वीर को सीने से लगा अतीत में खो जाती है। उन्हें याद आने लगते हैं वो दिन जब वो बेटे बहू के साथ रह रही थी। एक दिन आंगन से बहू सोनिया के झल्लाने की तेज आवाजें आ रही थी। सोनिया की तेज आवाजें किचन तक पहुंच रही थी, जिसे मालती जी सुन रही थी। आम के पेड़ पर अमर बेल फैल गई थी। बस डंडे से उसी को खींच खींच कर अलग करती जा रही सोनिया लगातार गुस्से से बड़बड़ाती जा रही थी। रसोई घर में सबका खाना बनाती मालती जी ने एक गहरी सांस भरी। वह समझ रही थी कि यह चिढ़ अमर बेल पर नहीं, बल्कि उनके लिए है। सोनिया उनका गुस्सा आम के पेड़ पर लिपटी बेल पर निकाल रही थी। मालती जी अच्छे से जानती थी कि बहू उन्हें उठाकर बाहर नहीं फेंक सकती, इसलिए बेल को फेंककर अपने दिल की भड़ास पूरी कर रही थी। ये परजीवी भी हर जगह उग जाते हैं, बेशर्मों की तरह। अच्छे भले पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। हरा भरा फलदार पेड़ है, पर ये बस उसका रस चूस कर उसे सुखाकर मारकर ही दम लेंगे। सोनिया के ये शब्द सुनकर मालती जी की आंखों के कोर नमी से भीग गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी आंखों में आंसू आने से रोका। बेटे के घर में माँ परजीवी होती है। मालती जी के कलेजे में एक हुक उठी, और माँ अपने ही बेटे की गृहस्थी को चूस कर उसे खत्म कर देगी। मालती जी को सोनिया की छोटी सोच पर अफसोस हुआ। माँ अपनी छाती से लगाकर अपना दूध पिलाते हुए कभी भी अपने बच्चे को परजीवी नहीं कहती, लेकिन उसी बेटे के घर में अगर 2 रोटियां खा ले तो उसे परजीवी और घर को बर्बाद करने वाली कहा जा रहा है। माँ के खून और दूध से सींचा जाने वाला बेटा अंश बेल होता है, और बेटे के अन्न पर सींची जाने वाली माँ अमर बेल होती है। माँ और बेटे में शायद यही फर्क होता है। आँख के कोर पर छलक आए आंसू को पोंछकर मालती जी सब्जी के लिए मसाला बनाने लगी। रात में अपने बिस्तर पर जाकर लेटने तक का सारा समय मालती जी पर भारी बीता। सोनिया पूरा दिन किसी न किसी बात से अमर बेल का उदाहरण देकर उन्हें ताना मारती रहती। जब सोनिया दोपहर में अपने कमरे में जाकर लेटी, तब मालती जी आंगन में पेड़ के पास खड़ी हो गई। कोने में नूची हुई टूटी फूटी बेल पड़ी थी। मालती जी को उससे करुणा आई। कहने को अमर बेल है, लेकिन परजीवी कहकर सबकी नफरत ही इसके हिस्से आती है, जैसे आजकल उनके हिस्से आ रही है। हफ्ते के 6 दिन तो ठीक ठाक से निकल जाते हैं, क्योंकि सोनिया ऑफिस चली जाती थी। सुबह जाने की तैयारी में होती और आने पर थकी होती है तो कमरे में चली जाती है, इसलिए मालती जी से सामना कम ही होता है। लेकिन छुट्टी वाले दिन उनको बहुत भारी लगते हैं। सोनिया, बच्चे, उनका बेटा मयंक सब घर पर रहते हैं। मालती जी को सोनिया के बोलने से उतना दुख नहीं होता जितना मयंक के चुप रहने से होता है। पराये का ताना उतना नहीं चुपता जितना पेट जाए का मौन। मयंक की भी मानो इसमें पूरी स्वीकृति है, और छुट्टी वाले दिन मालती जी को लगता कि वह बेटे बहू के वांछित बगीचे में अमर बेल की तरह है, अनामंत्रित, आवांछित, परजीवी। 2 वर्ष पहले मयंक के पिता की मृत्यु के बाद मालती जी कानपुर के अपने पति गृह में अकेले रह रही थी। इकलौता बेटा बहू भोपाल में रहते थे। कानपुर में घर में काम वाली लगी हुई थी। आस पड़ोस भी बहुत अच्छा था। सब लोग एक परिवार के सदस्य की तरह रहते थे। मालती जी को पति की यादों के साथ वहां रहने में कोई परेशानी नहीं थी। सबके साथ हंसते बोलते एक दूसरे के सुख दुख बांटते दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता था। और यहाँ मालती जी आकर अपने पलंग पर लेट गई। यहाँ दिन पहाड़ बनकर छाती पर लदा रहता है। नई नई यहाँ आई थी तो वो अड़ोस पड़ोस में कभी कभार उठने बैठने चली जाती थी। ज्यादा पंचायत करने की तो उनकी वैसे भी आदत नहीं थी, लेकिन हल्की फुल्की बातचीत करके मन बहला जाता था। मालती जी तो कानपुर छोड़कर यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि घर चाहे बेटे का ही क्यों न हो,
मगर आजकल के माहौल में वह भी अपना नहीं होता। लेकिन मयंक और सोनिया तब बहुत जिद करके उन्हें साथ ले आए थे। भोपाल आने के बाद जल्दी ही उन्हें बेटे बहू की मंशा का पता चल गया। मयंक कानपुर का उनका 2 मंजिला मकान बेचकर भोपाल में अपने नाम से बड़ा मकान लेना चाहता था। सदियों पुरानी घिसी पिटी चालबाजी और स्वार्थ की कहानी मालती जी के साथ भी दोहराई जा रही थी, लेकिन वो कहने भी किससे जाती। उसके दूरदर्शी पति ने जमाने के चलन को भांप कर ही शायद पूरा मकान उनके नाम कर देने की समझदारी दिखाई थी, नहीं तो शायद बेटा बहू उन्हें कब का चलता कर देते। मालती जी ने कानपुर का मकान अपने जीते जी बेचने से साफ मना कर दिया। तभी से बेटे बहू का रवैया उनके प्रति पूरी तरह बदल गया। सोनिया का मुंह मनमाने और अपमानित करने के ढंग से खुलने लगा और मयंक ने चुप्पी साध ली। एक दिन सोनिया ने उन पर आरोप लगा दिया कि वे अड़ोस पड़ोस में बेटे बहू की चुगली करने जाती हैं। अरे, मैं तो अपना हाल भी किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि उससे अपना ही बेटा बदनाम होगा। बस तब से आहत होकर उन्होंने किसी से बात करना भी छोड़ दिया। उन्होंने काम में अपना आप को व्यस्त कर लिया। सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों के लिए टिफिन बनाना, बेटे बहू का नाश्ता, फिर लंच, बच्चों के स्कूल से लौटते ही उनका खाना पीना और फिर रात का खाना। वे थककर चूर हो जाती, पर उफ तक नहीं करती। मालती जी यहाँ मन में सहजीवन का भाव लेकर आई थी। सोचा था कामकाजी सोनिया को उनके आने से सहारा हो जाएगा। बच्चों की देखभाल और बाइयों के काम पर नजर रखने में वे सोनिया की सहायता करेंगी। उसकी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो जाएगा और मालती जी को भी दोनों बच्चों के बचपन का आनंद और परिवार का सुख मिलेगा। लेकिन सोनिया ने बाइयों को हटाकर उन्हें बाई बना दिया। इस पर भी उन्हें परजीवी की संज्ञा दे दी। अब और अपमान सहना उनके बस में नहीं रहा। इससे पहले कि बेटा बहू उन्हें किसी दिन चले जाने को कहें, वो अपना मान रखकर खुद ही जल्दी यहाँ से चली जाएंगी। सुबह ही उन्होंने दोनों को अपने निर्णय से अवगत करा दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, मानो उन्हें मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। तीसरे ही दिन मयंक उन्हें ट्रेन पर बिठा आया। उससे इतना भी नहीं बना कि उन्हें घर तक पहुंचा देता। न ये पूछा कि अकेली कैसे रहेंगी, वहां खर्चा कैसे चलाएंगी। पर अब मालती जी को उससे कर्तव्य परायणता की कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। बेटे की गृहस्थी और जीवन परिपूर्ण था। उसे न भोजन की आवश्यकता थी, न वातावरण से प्राप्ति की। सहजीवन तो 2 जरूरतमंदों के बीच होता है। सक्षम के ऊपर तो बस न चाहते हुए भी आश्रित ही बन जाना पड़ता है। ट्रेन चल दी और पीछे छूटते हुए शहर के साथ उन्होंने पिछली कड़वी बातों को भी छोड़ दिया। स्टेशन पर कूली से सामान ऑटो में रखवाकर वे अपने घर पहुंच गई। घर को देखते ही अपनेपन के एहसास ने मालती जी को भिगो दिया। ताला कुंडी खोलने की आवाज आते ही आस पड़ोस से सब लोग आ गए। मालती जी को देखते ही सब अत्यंत प्रसन्न हो गए। कोई दौड़कर पीने का पानी ले आया, कोई चाय, तो कोई अपने घर से खाने की थाली परोस कर ले आया। सबकी खुशी छलक पड़ती थी। ऊपर वाले हिस्से में मालती जी ने किराएदार रखे थे। वे दोनों भी अपने बेटे को लेकर आ गए। जब वो भोपाल गई थी तब उनका बेटा मनु 6 माह का था और वह 2.5 साल का हो गया है। आते ही मनु की माँ नेहा ने बताया कि यह दादी हैं। बस मनु ताता ताती करके उनकी गोद में चढ़ गया। रात नेहा ने उनके बिस्तर पर धुली हुई चादर लगा दी, तकिए का लिहाफ बदल दिया, ओढ़ने की धुली चादर रख दी। मालती जी की आंखें भीग आई। वहाँ हफ्तों सोनिया को कहती रहती कि चादर और तकिए के लिफाफ बदल दे, लेकिन वे बदले नहीं जाते थे। मनु रात में कहानी सुनते हुए उनके पास ही सो गया। उसे छाती से चिपटा कर मालती जी को लगा जैसे वो
बरसों बाद चैन की नींद सोई हैं। सुबह उठने की आहट लगते ही नेहा चाय ले आई। इससे पहले कि वो गैस सिलेंडर की चिंता करती, एक पड़ोसी पहले ही अपना भरा हुआ सिलेंडर रखकर गैस चूल्हा शुरू कर गए। शाम होने तक तो उनका रसोई घर और फ्रिज सारे जरूरी सामान से भर चुका था। घर में ऐसी रौनक हो गई कि लगा ही नहीं कि वे यहाँ से कभी गई भी थी। दूसरे दिन उनकी पुरानी मेहरी काम पर वापस आ गई। मालती जी को वापस आया देख मेहरी इतनी खुश हुई जैसे उसकी माँ आ गई हो। काम के लिए मेहरी को मालती जी ने मना कर दिया क्योंकि वो जानती थी केवल किराए से मेहरी को रख पाना उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन मेहरी तो मालती जी को अपनी माँ समान मानती थी, इसलिए उनके काम करने खुद अपनी मर्जी से आ जाया करती थी। मालती जी का जीवन सुचारू रूप से सबके साथ हंसते बोलते चलने लगा। नन्हा मनु दिन भर दादी दादी करता आगे पीछे घूमता रहता। नेहा और उसके पति भी बेटे बहू जैसा आदर करते मालती जी को। नेहा तो उनके आने से बहुत खुश थी क्योंकि मनु की देखभाल अब परिपक्व व अनुभवी हाथों में हो रही थी। एक दिन मालती जी ने देखा कि नेहा मोबाइल पर वीडियो बना रही थी। उसे ऐसा देखकर मालती जी ने पूछा तो नेहा ने उन्हें YouTube के बारे में बताया और कहा कि आप भी अपना चैनल खोल सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं। और नेहा ने ही उन्हें कुकिंग का चैनल खोलने का सुझाव दिया क्योंकि उसे पता था कि मालती जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और इस तरह नेहा ने उनका एक कुकिंग का चैनल खोल दिया। मालती जी वीडियो बनाती और नेहा वीडियो एडिट करना और YouTube पर डालना ये सब करती। धीरे धीरे मालती जी अपनी एक से एक बढ़िया रेसिपी का वीडियो डालती गई। उनकी वीडियो सबको पसंद आने लगी। अच्छा रिस्पांस मिलने से मालती जी का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और इस तरह उनकी एक के बाद एक वीडियोस वायरल होने लगी। 2 महीने में ही उनके पास उनकी पहली पेमेंट आ गई। अब वो वीडियोस एडिट करना और वीडियोस YouTube पर डालना सब सीख चुकी थी। पहली पेमेंट आते ही उन्होंने नेहा के साथ जाकर अपने लिए एक अच्छा मोबाइल लिया और कुछ ज़रूरी उपकरण लिए और इससे तरह उन्होंने अपनी YouTube की जर्नी शुरू की। जब पैसे आने लगे तो धीरे धीरे बेसहारा बेघर बुजुर्गों की मदद करने भी लगी और जितना हो सकता था सबकी मदद करने को तैयार रहती मालती जी। मेहरी की आवाज़ से मालती जी वर्तमान में लौट आई। आपके लिए चाय बनाई है अम्मा, लो पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। चाय पीते पीते मालती जी सोच रही थी कि जिसे आपकी ज़रूरत ना हो उसके लिए कितना भी करो, कितने भी अच्छे ढंग से रहो, पर आप रहोगे सबकी नज़र में परजीवी ही। लेकिन किसी का सहारा बनना जीवन को एक अलग ही सार्थकता, एक उद्देश्य, एक दिव्य संतोष प्रदान करता है। मालती जी का जीवन अब सही मायने में सहजीवन के भाव से परिपूर्ण था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।